जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी शानदार शानदार सी क्लास की। और याद रखें, अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाह रहे हो और जीवन में बहुत बेहतरीन सा मुकाम हासिल करना चाह रहे हो तो स्वागत है आपका। वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। सब सपना सोच रहे हो रेलवे का, क्या सपना सोच रहे हो रेलवे का, तो सपना पूरा करने के लिए आ चुका है गुरुकुल उन्नति। और स्वागत अपने गणेश जी से करते हैं। और भैया आपको बता दें कि भैया इस यूट्यूब चैनल यानी गुरुकुल उन्नति पर आप जो पढ़ रहे हैं ना, इसको ताबड़तोड़ पढ़ लो, जीवन स्वर्ग बन जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमसे विजिट करो, बढ़िया से बात करो, 7052515116। क्या सही डिसीजन है आपके जीवन के लिए, क्या नहीं, राय लेने के लिए भी कॉल कर सकते हो। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पर जाके भैया ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, जीवन में सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जाकर भैया फॉलो कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन जो सेंटर है हमारा झांसी, अगर बात करेंगे ऑफलाइन सेंटर बड़ा गांव गेट बाहर नारंगबाग तिराहा झांसी देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। लो भैया, पहला क्वेश्चन आ गया मास्टर क्लास ग्रुप डी रेलवे वालों के लिए। मास्टर क्लास वाली क्लास का पहला क्वेश्चन ताबड़तोड़ आ गया। सिंपल है लेकिन भैया जरूरी है। अगर बात करें जीव विज्ञान की, कहना जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझो जीव विज्ञान को। देखो बेटा, अगर बात करें जीव विज्ञान की, क्या अगर बात करें जीव विज्ञान की, तो कहना सर जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया। अब कौन कौन सी? एक है आपका जंतु विज्ञान। कौन सा बेटा? एक है जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या है आपका? वनस्पति विज्ञान। दूसरा क्या है? कहना सर दूसरा है वनस्पति विज्ञान। अगर याद रखिएगा, जंतु विज्ञान में हम किसकी चर्चा करते हैं? कहना जंतुओं की चर्चा करते हैं। किसकी बेटा? जंतुओं की चर्चा करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जबकि वनस्पति विज्ञान में हम पादपों की, या फिर अगर बात करेंगे पेड़ पौधों की चर्चा करते हैं। किसकी? कहना सर पेड़ पौधों की चर्चा इसमें हम करते हैं। अगर बात करें जंतु विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, कहना सर जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। अगर वो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे कि बताओ जीव विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, कहना सर जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो कह रहा है जीव विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, कहना ऑप्शन नंबर वी इज अ करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं रॉबर्ट हुक की, तो कहना सर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी। किसकी बेटा? कोशिका की खोज किसके द्वारा करी गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। वहीं अगर बात करें जैव शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहा है मेरे शेर। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहा है, तो बता दो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहने वाली है। कह रहा है सर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत यानी लीवर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर को टिक करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर यकृत की बात करें तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन इसमें होता है। क्या कहना सर? सबसे अधिक कोशिका विभाजन, सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होता है मेरे शेर? कहना सर यकृत में होता है। अगर बात करेंगे सबसे कम, अगर बात करें यहीं पर कि बताओ सबसे अधिक की बात हो गई और सबसे कम की बात करें अगर एग्जामिनर, तो कहना सबसे कम कोशिका विभाजन जो है वो किस में होता है? कहना सर तंत्रिका तंत्र। किस में? तंत्रिका तंत्र। सबसे कम कोशिका विभाजन किस में बेटा? कहना सर तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा मेरे शेर, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और इसमें यकृत के द्वारा। याद रखिएगा यकृत जो होता है वो न्यूरॉन की नेफ्रॉन। कहना सर अगर बात करें तो कहना सर दिख रहा है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सही हुए जा रही। अगर यकृत की बात करें तो यकृत किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का। किसका बेटा? न्यूरॉन सेल का बना होता है। अगर बात करें यहीं पर तंत्रिका तंत्र की, किसकी बात करें? तंत्रिका तंत्र की बात करें तो कहना ये न्यूरॉन ये नेफ्रॉन सेल का बना होता है। कौन सा? नेफ्रॉन सेल का बना होता है। नेफ्रॉन सेल का, यकृत नेफ्रॉन सेल का, और ये न्यूरॉन सेल का बना होता है। इस बात को याद रखिएगा, बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? इस बात को याद रखिएगा, जो दो किडनियां देख रहे हो इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, अगर बात करें विटामिन की बात करें तो याद रखिएगा
बेटा विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन हमारे शरीर के लिए किस लिए आवश्यक है? कहना सर हमारे शरीर के लिए रोगों के लिए आवश्यक है। किसके लिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? आंवला इज अ करेक्ट आंसर होता है। क्या? आंवला इज अ करेक्ट आंसर होता है। अगर एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न पूछे कि बताइए सबसे अधिक मात्रा में क्या सबसे अधिक मात्रा में आयरन या लोहा किस में पाया जाता है? आयरन या लोहा किस में होता है मेरे शेर? किस में होता है? कहना सर किस में होता है? कहना सर अगर बात करेंगे तो सेब में होता है। लेकिन एग्जामिनर ने अगर सेब ऑप्शन ना दिया तो क्या लगाएंगे? पालक ऑप्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पालक ऑप्शन लगा देंगे। इस बात को याद रखिएगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। अगर बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस रासायनिक सूत्र क्या है तो याद करना भयंकर तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आता है। क्या पढ़ेंगे? कहना CaSO4 और हाफ H2O होता है इसका फॉर्मूला। मैं लिखे दे रहा हूँ। क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका यूज किस में किया जाता है? कहना सर इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। क्या? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हाफ H2O। ठीक है। आगे देखो, अगर जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है तो याद रखिएगा जब भी जंग लगेगी, क्या? जंग लगने पर लोहे का जो भार है बेटा, क्या? लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है। लेकिन अगर बात करें कि जंग लगे लोहे पे से जंग हटा दी जाए, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए कि लोहे पर लगी जंग को हटा दिया जाए तो लोहे का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? कहना सर क्या परिवर्तन होगा? कहना सर इसका वजन जो है वो भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे क्यों चले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस बोलते हैं इसको। तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। इस बात का यूज याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि भैया लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगर बात करें कार्य का SI मात्रक क्या होता है। देखो अगर बात करें SI जो मात्रक होते हैं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। अगर बात करें एक होता है आपका आधारी मात्रक, कौन सा? एक होता है आपका आधारी मात्रक, और दूसरा कौन सा होता है? कहना सर दूसरा होता है आपका पूरक मात्रक। आधारिक मात्रक की बात करेंगे तो कहना आधारी मात्रक जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? जैसे 3 याद रखो। द्रव्यमान हो गया। क्या? द्रव्यमान हो गया। एक हो गया आपका लंबाई हो गया, और एक हो गया समय। ये 3 तो मुख्य रूप से आपको याद करना ही करना है, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। लंबाई का क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। लंबाई का किलोग्राम होगा, द्रव्यमान का क्या होगा या किलोग्राम? बताओ, दोनों की बताओ, मुझे क्लियर करके बताओ, नहीं तो तुम लोग फिर बताते नहीं हो। कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर कि बताओ द्रव्यमान को क्या बोला जाता है ना। और लंबाई का क्या मान? लंबाई को मीटर में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। याद रखिएगा। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कहना सर कार्य की अगर बात करेंगे तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कौन नहीं जानता है इस में, है ना। कार्य बराबर W गुणे बल, W बराबर क्या होता है?
W बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ, फॉर्मूला होता है बल का, बल को अगर सॉरी कार्य का, तो कार्य को किससे नापते हैं, W से बताओ। W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर F की बात करें यहाँ पर तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर में एम ए डॉट एस लग सकते हैं इसकी जगह, और इसको लिख सकते हो कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर बात करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा, एक नया फॉर्मूला यहाँ पर बनकर आपको दिख रहा है, क्योंकि F बराबर एम ए होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता, बेटा अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्वनि की, किसकी, ध्वनि की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कहना सर ध्वनि की तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बता दो मेरे शेरों। तो ध्वनि की तीव्रता को अगर बात करेंगे ऑडियोमीटर, क्या ऑडियो है भैया, ऑडियो की बात कर रहे हैं तो किससे मापेंगे, ऑडियोमीटर से मापेंगे, क्या बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताओ मेरे शेर। कहाँ दिक्कत आ रही है तुम लोगों को, काहे जीवन में इतना टेंशन पाल रहे हो यार, बढ़िया से पढ़ो चकाचक, का दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का, ये ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। देखो बेटा, राशियां दो प्रकार की होती हैं मेरे शेर, राशि कितने प्रकार की, क्या ना दो प्रकार की, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। एक सदिश होती है, एक अदिश, उल्टा नहीं लिखो, एक होती है आपकी सदिश राशि, सदिश राशि, और दूसरा होती है आपका अदिश राशि। क्या होती है, अदिश 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 राशि होती है, ठीक है। सदिश राशि की बात करें, इसमें दिशा और परिणाम, क्या दिशा व परिणाम, परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशि में केवल केवल दिशा की आवश्यकता होती है, परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सदिश राशि को पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन वो सभी जगह नहीं लगता, लेकिन ये लगता अधिकतर लग जाता। अगर बात करेंगे बा, तो जिसमें बा होगा अधिकतर सब में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जुगाड़ है एक तरीके से, आप ही समझ लो। अगर जहाँ बा होगा वो सब अदिश होगा, और जहाँ बा नहीं होगा वो अदिश होगा। तो अब वो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से अदिश राशि है, यानी बा नहीं होना चाहिए, बा नहीं होना, तो बा किस में नहीं है, ऊर्जा में नहीं है, तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। तो भैया प्रकाश संश्लेषण के गैस के लिए कौन नहीं जानता इस जग में भैया, ये देखो फोटोसिंथेसिस का चित्र भी बना रखा है यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण, ये लाइट हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, O2 रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, O2 रिलीज हो रहा है, और कंज्यूम कौन सी कर रहा है वो, तो कहना CO2 कर रहा है, क्या CO2 कर रहा है, मिट्टी हो गई बात, ये सारी चीज़ें। तो वो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस गैस की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की आवश्यकता होती है ना, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखो, हमारे शरीर में आनुवांशिक इकाई क्या है। तो आनुवांशिक इकाई की बात करेंगे तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कोशिका को। तो कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इस कोशिका की केंद्रक की बात करेंगे तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा, और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा करी गई, किसके द्वारा, और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा करी गई। इसके अंदर अगर बात करें केंद्रक के अंदर, तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है आपका डीएनए, क्या पाया जाता है बेटा, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है आपका, जीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है मेरे शेर, कहना सर जीन पाया जाता है। और जीन ही आनुवांशिक इकाई है, क्या है, जेनेटिकली यही हमारी जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन यही है, समझ लो। तो आनुवांशिक इकाई क्या है हमारी, जीन, यानी ऑप्शन नंबर वी इज आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकाल रहे, क्या श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस क्या कर रहे हैं मेरे शेर, कहना सर श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस बाहर निकाल रहे हैं। तो भैया सांस लेते समय हम क्या लेते हैं, कहना सर हम लेते समय तो कौन सी लेते हैं, कहना O2 ऑक्सीजन लेते हैं। और जब हमारी छोड़ने की बारी होती है तो हम किसकी बात करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं बेटा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, कौन नहीं जानता इस जग में, कहना सर 4 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या 4 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, अगर मैं पूछूं कि सबसे भारी धातु, अगर मैं इससे पूछूं कि बताओ सबसे भारी धातु, क्या सबसे भारी धातु कौन सी होती है, कहना सर ओस्मियम, क्या ऐसे बोलेंगे ना, अरे भाई बहुत भारी है, क्या उठाओ ओस्मियम, क्या सबसे भारी धातु ओस्मियम। इसके अलावा अगर बात करें सबसे हल्की धातु, किसकी, सबसे हल्की धातु की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे कोई हल्के में लेते हैं अड़ा, क्या जैसे किसी को हल्के में लेना तो कैसे बात करते हैं, हटा लिथियम, क्या होगा, ले हटाओ लो मतलब लिथियम। सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे
हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गैस की पूछ रहा है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। कौन सी होती है, हाइड्रोजन, है ना, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाने वाले सोडा में किसका प्रयोग किया जाता है, देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ पर अगर खाने की बात हो जाए, किसकी, खाने की बात हो जाए, तो खाने वाले सोडे की बात करेंगे तो खाने वाले सोडे में और कपड़े धोने में या साबुन में, किस में, साबुन में, साबुन में किस, कौन से सोडे का, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का। किसकी बात करें, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी बेटा, सोडियम कार्बोनेट, साबुन में सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर बात करें खाने वाले की, किसकी बात करें, खाने वाले की, तो कहना सर सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बस अगर याद रखना, याद क्या रखना है बेटा, क्या याद रखना, खाना कौन बनाता, बाई बनाती। क्या हमारे घर में खाना कौन बनाएगा, बाई बनाएगी, है ना। ज़्यादा बड़े बढ़िया परिवार से हो, खानदानी रईस वाले व्यक्ति हो, तो भैया कौन बनाएगा खाना, कहना सर बाई बनाएगी। तो खाने बनाएगी कौन, बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और वैसे साबुन के लिए सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो, अगर बात करें विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कहना सर विद्युत धारा की कह रहे हैं ना, हाँ बेटा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कहना सर विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। वोल्ट मीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, मेरे सिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। ऑडियोमीटर या ओडोमीटर, ऑडियोमीटर अभी मैंने बताया ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कहना सर सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन होता है। अब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर क्या है, इसको जान लो। अगर बात करें नाभिकीय संलयन, तो दो परमाणुओं को जुड़ने से जो हीट जनरेट होगी उसको नाभिकीय संलयन बोलेंगे। लेकिन दो एटम जब टूटकर हीट जनरेट करेंगे तो उसको नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। विखंडन का मतलब दो एटम टूट गए और जो हीट जनरेट हुई तो उसको नाभिकीय क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। नाभिकीय संलयन, दो एटम जाकर जुड़ गए तो उससे जो हीट जनरेट हुई तो उसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन बोलेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, सूर्य का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। सूर्य का जीवन काल कितने वर्ष का है, कहना सर 10 अरब वर्ष का। कितने का है, 10 अरब वर्ष का, जिसमें से 5 अरब वर्ष क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। 5 अरब वर्ष क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष मेरे सिर किसका मात्रक है, कहना सर दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है सॉरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कहना सर दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल गया। क्या बात समझ में आई बेटा, क्या बात समझ में आ गई है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। ये थी भैया आज की ताबड़तोड़ क्लास। प्रयास ये किया कि आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। और मास्टर क्लास क्यों नाम लिखा, क्योंकि भैया बेसिक से कॉन्सेप्ट को उठाया और 0 टू हीरो लेवल के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिले। और बढ़िया तरीके से चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें आप मिस्टेक करते हो ना, उन सारी चीज़ों को आपको बताने का और समझाने का कार्य किया। अगर चीज़ें बहुत बेहतरीन लगी, जानदार शानदार लगी, बहुत गजब की लगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की ताबड़तोड़ वाली क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।